अच्छा जी, ये यहाँ पे हमने इसको जब हम डिस्कस किया द पैसेज इज अबाउट अमेरिका, आपको यहाँ पे फुल स्टॉप भी नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि क्यों फुल स्टॉप लगाएंगे आप यहाँ पे, और सॉरी कॉमा क्यों लगा रहे हैं? कॉमा तब लगता है जब यहाँ पे लगता है इन दिस पैसेज, ठीक है ना, समथिंग इज डिस्कस्ड अबाउट अमेरिका, फिर तो कॉमा लगता है। आपने ये सुना लिखा है दिस पैसेज इज अबाउट अमेरिका, ये तो आपने क्लॉज लगा दी, सिंपली सिंपल क्लॉज लगाई है, और क्लॉज से पहले देखें, इससे दिस से पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जब खत्म होता है तो अपने साथ फुल स्टॉप लेकर आता है, ठीक है। या अगर आपने कॉमा लगाना फिर यहाँ पे कंजंक्शन लगाना चाहिए था आपको, ठीक है, ये टेक्निकल मिस्टेक किया आपने यहाँ पे। तो दिस पैसेज इज अबाउट अमेरिका, ठीक है, हम कहते हैं अ हाइपर पावर स्टेट, ये भी ये कॉमा ठीक है, आपने कर लिया। अब आपने ये जो विच यूज किया ना, विच और दैट का, इसके कॉन्सेप्ट को आपने समझना है अच्छी तरह से। ये आपको पता है कि हम किस तरह से ग्रामर को पढ़ते हैं, बजाय इसके कि मैं पहले बताऊं कि जी विच दैट क्या है। अब आपने इस मौके पे विच दैट यूज करना है, और तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बात कब और कहाँ इस्तेमाल करनी है। अब आप देख लीजिएगा, आपको याद होगा जब हमने विच और दैट पढ़ा हमने जब प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा था, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ तक याद है आपको? तो हमने कहा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के 4 फंक्शंस हैं। किस बच्चे को वो याद है प्रेजेंट पार्टिसिपल के 4 फंक्शंस? अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के वो 4 फंक्शन याद हैं, तो फिर हम दैट और विच की बात भी करेंगे, इनके भी 3-4 फंक्शन, और हम इसको सीखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो जल्दी से बताएं जी, कौन अपना माइक ऑन करके मुझे बताएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के 4 फंक्शन कौन से होते हैं, फिर हम इसकी तरफ भी आते हैं। जल्दी बोलिए। So we can think tenses as an adjective, noun, and हम्म participle. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये में एक टेंसेस के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। एक इस्तेमाल होता है आपका, अल्लाह भला करे, एडजेक्टिव के तौर पे बनता है। एक बन जाता है वो, क्या कहते हैं उसको, नाउन बन जाता है, और एक पार्टिसिपल फ्रेज बनता है। इसी तरह से अगर मैंने दैट का इस्तेमाल करना है, और अगर मैंने विच का इस्तेमाल करना है, तो इनके मुख्तलिफ फंक्शंस होंगे, ये आपने समझने हैं। ठीक है जी, स्क्रीन आपको नजर आ रही है, समझ लग रही है आप चीजें कि मैंने दैट और विच किया। अब ये जो दैट और विच है ना, इनके 3 से 4 फंक्शन है। पहले तो हम इसके नाम लिखते हैं ना किसका, क्योंकि मैंने क्या कहा था, हर वर्ड का क्या होता है, एक नाम होता है। तो मुझे अब ये बताएं दैट और विच का नाम क्या है? आपने भी नाम बोला था, क्या नाम बताया था इसका आपने? आपने कहा कि ये क्या बोला था आपने भी, बोले क्या बोला था? Relative, relative रेलेट हाँ pronoun. जी, रेलेटिव प्रोनाउन, आपने कहा कि ये रेलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब आपने इस टर्म को समझना है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन क्यों होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, अब आप मुझे तो बताइएगा जरा, अब मैं ना दैट के ऊपर फोकस करने लगा हूँ। मैंने कहा दैट बुक, अब मुझे बताएं दैट बुक के अंदर मुझे फुल स्टॉप तो नहीं लगाना चाहिए ना, इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि बुक एक नाउन है, और ये जो दैट है ये मुझे बता रहा है कि कौन सी बुक है। तो अब यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन तो है ही नहीं। अब बताएं यहाँ पे ये दैट किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, बोलिएगा। Sir, demonstrative pronoun. यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन असल में क्या होता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। तो आई वॉन्ट दैट, अब बताएं अब ये दैट किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है? आई वॉन्ट दैट, दिस इज द थिंग दैट आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दैट। अब ये जो दैट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। तो आई वॉन्ट व्हाट, तो वो मुझे एक डिमॉन्स्ट्रेट, मतलब यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे ये रियल प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर जो है ना, वो प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पर आने वाला होता है। आई वॉन्ट दिस बुक, आई वॉन्ट द बॉय, आई वॉन्ट दैट बुक। तो जब दैट बुक, और सिंपली जब आपने आई वॉन्ट दैट कह लिया, तो आपने उस बुक की जगह पर ये वर्ड यूज किया, तो ये प्रोनाउन बन गया, ठीक है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन कब बनता है? रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है रिलेट करना। अब मैं कहता हूं कि आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, मेरा सेंटेंस खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने कोई प्रोनाउन वगैरह यूज ही नहीं किया हुआ। अब देखिएगा सेंटेंस पे,
I want to buy a book. बताएं यहाँ पे। अब मैंने कहना चाहता हूँ कि मैं वो किताब खरीदना चाहता हूँ जो, इसका मतलब यहाँ पे आता है जो। जरी बात, हम उर्दू से आते हैं तो चीजें क्लियर होती हैं। और इसका दैट भी होता है। आई वॉन्ट टू बाय अ बुक विच विच आई फाउंड इन द लाइब्रेरी। ठीक है जी। अब आप मुझे बताएं यहाँ पर क्या है। आई वॉन्ट टू बाय अ बुक विच आई फाउंड इन द लाइब्रेरी या दैट आई फाउंड इन द लाइब्रेरी। तो अब मुझे बताएं कि क्या आना चाहिए। अब यहाँ पे इन दोनों का मतलब जो ही है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर आप क्या चीज लिखेंगे, विच लिखेंगे कि दैट लिखेंगे। बोलिएगा। That I found in life. क्यों विच क्यों नहीं लगा सकते अब यहाँ पे। सर विच वो जानदार चीजों के साथ यूज होता है। नहीं, आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल नॉट भी नहीं, श्योर। बिल्कुल भी नहीं। ये विच बिल्कुल यूज हो सकता है कि विच बिल्कुल नॉन, विच इस्तेमाल ही नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है। या विच को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच एनिमल के लिए इस्तेमाल हो सकता है और हु इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ये नहीं होता आई वॉन्ट टू बाय अ बुक हु आई फाउंड। वो तो आ ही नहीं सकता, हु ने तो आना ही इंसानों के लिए। तो चीजों के लिए मेरे पास एक बुक है, और बुक के लिए जो मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ वो विच और दैट दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा ये आपने सीखना है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई वॉन्ट टू बाय अ गोट, अगर यहाँ पे मैं गोट का जिक्र कर दूं, गोट, ठीक है ना, तो फिर मेरे पास जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो विच होगी, विच आई फाउंड इन द लाइब्रेरी। तो वो तो कंफर्म बात है कि जी जानवरों के लिए तो मैंने विच इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर मेरे पास थिंग जिक्र आ जाए, थिंग आ जाए, तो थिंग के लिए मुझे विच और दैट मैं दोनों ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको एक नई बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। नहीं बेटा, दोनों नहीं इस्तेमाल हो सकता, उसमें एक इस्तेमाल होगा। देखो, मेरे पास अगर पर्सन होगा तो पर्सन के लिए मैं हु यूज करूंगा। एनिमल्स हों तो उसके लिए मैं विच यूज करूंगा। और अगर थिंग्स हों तो मैं उसके लिए दैट इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। अब थिंग्स के लिए और जो है ना वो दैट भी और विच दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स में फर्क पड़ जाता है। अब ये चीज मैंने आपको समझानी है, ठीक है, अब आपको समझिएगा। आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, मैं किताब खरीदना चाहता हूँ। कौन सी? जब तक मैंने ये बताया नहीं आई फाउंड दिस इन द लाइब्रेरी, तो आपको पता चल गया ये कौन सी किताब है। ठीक है। आपको नहीं पता चला, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, आई फाउंड इन द लाइब्रेरी, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। जो फ्रेज इसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज हो, उसके बगैर हम मुझे बुक का पता ना चले कौन सी है, मैं हमेशा दैट इस्तेमाल करूंगा, विच इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो दैट से पहले आमतौर पर कॉमा नहीं आता, लेकिन वो जो मैंने आपको फ्रेज भेजी है या वो जो आपको मैंने एक्सट्रैक्ट भेजा है, उसके अंदर दैट से पहले कॉमा लगा हुआ है। इसका मतलब ये कि वो दैट वहां कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वो फिर किसे इस्तेमाल हुआ है? वो सिंपली ऐसे इस्तेमाल हुआ है कि दैट आई एम योर फ्रेंड, दैट आई वांट टू से दिस, के मानों में इस्तेमाल हुआ है, वो जो के मानों में इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसका मतलब हुआ बेटा कि दैट के दो मतलब हुए। एक दैट का मतलब जो हुआ, और एक दैट का मतलब क्या हुआ, के हुआ। जब वो के मानों में इस्तेमाल होता है तो जरूरी नहीं वो हम उससे पहले कॉमन लगा सकते हैं, लेकिन जो के जब मानी होंगे तो उससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं होगा। अब मेरी बेटे ये बात आपको समझ लग गई है। ये बात इसको रिपीट करें, मैं ये बात आपको एक दफा ना एक नई से लिख देता हूँ, नए उसके ऊपर। किधर गया अभी, नया कैसे खोलते हैं ये, एक और चीज। ये देख, मैंने आपको बेटा ये बोला, जरा रिपीट करें मेरे साथ बेटा। ग्रामर वो होती है जो आपको समझ आके इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैं बेटा हु की बात कर रहा हूँ। आई मीट अ बॉय, तो अब बताएं यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा। आई मीट अ बॉय हु लिखूंगा, विच लिखूंगा, या दैट लिखूंगा। इन तीनों के मतलब जो होते हैं। आई मीट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला जो मेरा स्टूडेंट था। आई मीट अ बॉय हु वॉज माई स्टूडेंट। क्लियर होगी बेटा ये पॉइंट? ठीक है जी। आई सोल्ड
द गोट, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हु विच दैट विच, आई सोल्ड द गोट विच वॉज सिक। अब नहीं, ये विच के साथ आ रहा है, यहाँ पे हु भी नहीं आएगा, यहाँ दैट नहीं आ सकता क्योंकि मैं द गोट की बात कर लगा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं द गोट लगा भी दूं यहाँ पे, सपोज आपको द गोट नजर आ जाए, तो फिर वो ना मतलब उसके साथ ऐसा इंसानी ताल्लुक का की बात बनती है। क्लियर होगी बात। अब आगे देखें, आई रेड द बुक, मैंने एक किताब पढ़ी, कौन सी, जो आपने रिकमेंड की, दैट यू रिकमेंडेड, दैट यू आस्क्ड मी टू रीड। अब मुझे बताएं, मैं पूछता हूं कि मैंने कौन सी किताब पढ़ी, तो जब तक मैंने ये नहीं बताया आपको क्लियर नहीं हुआ। तो इसके साथ जाना देखिएगा दैट लगेगा, यहाँ तो बात समझ लगी। अब देखिए मैं इस बुक के साथ विच कैसे लगा रहा हूँ, आई रेड द कुरान, आई रेड द कुरान डैश रिवील्ड अपॉन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पर मैंने कुरान पढ़ा जो मेरे प्रॉफिट पर रिवील हुआ, तो जो का मतलब तो दैट भी विच होता है। अब यहाँ मैं क्या लगाऊंगा, बोलिए। विच रवि अब यहाँ विच पर विच लगेगा, उसकी वजह यह है कि अगर आप ये ना भी बताएं कि ये प्रॉफिट पर रिवील हुई है, मुझे कुरान से ही पता चल गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो पोर्शन है जिसके बाद विच लगता है, बट इससे पहले हमें कॉमा लाजमी लगाते हैं उसको। तो ये जो है ना, विच के बाद वाली क्लॉज को कहते हैं नॉन डिफाइनिंग, इसका नाम होता है नॉन डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग। और ये वाला जो दैट होता है, ये डिफाइन कर रहा है बुक कौन सी किताब को डिफाइन कर रहा है, और ये कुरान कौन सा कुरान है, वो कुरान तो पहले ही पता है कि किसकी बात हम करने लगे हैं। ठीक है बच्चों जी, ये बात आपको समझ लग गई है अब यहाँ तक, ठीक डन। अब मुझे ये जो पॉइंट है ना, ये आप मुझे अच्छी तरह से क्लियर कर दे। अब मैं एक और यहाँ पे मैं दैट ही का यूज करके आपको बताता हूँ। अब दैट का मैं एक और यूज लिखता हूँ, वो ठीक है। मैं कहता हूँ कि ही सेड मी दैट ही वॉज माई टीचर, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे दैट बताएं क्या, दैट से पहले तो किसी को रिलेटिंग कर, ही सेड दैट, उसने मुझे कहा कि, यहाँ पे के का मतलब आ रहा है, जो का तो मतलब नहीं आ रहा। तो आप देख लें कि दैट के हमने 4 यूजेस पढ़ लिए हैं। इसको मेरे बच्चों अपने फिंगर टिप्स पे याद करें, इसको प्रैक्टिस करें कैसे कैसे हो रहा है। पहला दैट आपने पढ़ा कि ये एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है, दैट बुक, ठीक है। दैट अकेला आ रहा है, ये प्रोनाउन आ रहा है। दैट से पहले एक नाउन आया और इसके बाद वर्ब आ गया, ये रिलेट कर रहा है। जब नाउन से पहले रिलेट आया, यहाँ कॉमा नहीं आएगा और ये डिफाइनिंग क्लॉज बन जाएगी आपकी, ठीक है। और अब अकेला दैट आया, तो इसके बाद भी क्लॉज है, इसके बाद भी वर्ब है, क्लॉज है इसके बाद पूरी, लेकिन ये दैट का मतलब बनेगा कि, इसका मतलब बनेगा जो, ठीक है। इस दैट का मतलब होता है वो, और इसका मतलब होता है वो किताब, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव, ये प्रोनाउन, मैं लिख देता हूँ आपको, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, और ये क्या बना आपका, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। और ये आपका इसको कहते हैं, ये नाउन क्लॉज का मार्कर बनता है, ये जो भी है, इसको हम इसको बस सिंपली आप इसको के मानों में लिख लें इसको, ये के बनेगा, ये जो बनेगा, ये तो प्रोनाउन आपको आइडिया है ही। 1 2 3 4 डन हो गई बच्चों जी। ये बात अब आपने प्रैक्टिस करनी, ये चीजें आपको आ ही नहीं सकती जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो के वाला है ना, इसके से पहले कभी आप कॉमा लगा भी सकते हैं, नहीं भी लग सकता, तो ये ऑप्शन होती हैं, ये भी हम इसको सीखेंगे कहाँ कहाँ जो है ना वो लग रहा होता है। क्लियर होगी बात जी बच्चों जी। तो वापस आ जाएं उसकी तरफ, आपका जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये जनाब हमने इसको बंद कर दिया, ये आपका आपका वापस आ गया हमारे पास, ये वाला। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, देखिए अब आप बताएं क्या आना चाहिए यहाँ पे। आप न्यूज़पेपर, स्टेट, आप बताएं क्या आएगा यहाँ पे, विच आना चाहिए, दैट आना चाहिए।
मैंने किसकी बात की है? मैंने बात की है विच विच, नहीं नहीं बेटा, यहाँ पर आएगा हाइपर पावर स्टेट दैट वेज वॉर। अब मैंने हाइपर पावर को एक्सप्लेन करना है कि मैं किस हाइपर पावर स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हाइपर पावर स्टेट को सभी को पता है कि अमेरिका की बात हो रही है, तो यहाँ विच लगा दें। अगर आप विच लगाएंगे तो कॉमा लगाएंगे, अगर दैट होगा तो कॉमा नहीं लगेगा, बस इसी बात। दैट वेजेस, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों? रिलेटिव प्रोनाउन की निशानी ये होती है कि उससे पहले हाइपर पावर नाउन आता है, उसके बाद वर्ब आ रहा होता है। हाइपर पावर स्टेट दैट वेजेस अ वॉर, जो पता नहीं क्या लिखा हुआ, अगेंस्ट एनी कंट्री। तो अगर आप ये लिखते हैं हाइपर पावर स्टेट दैट लगा दे, इसका मतलब है कि ये आपकी ये अंडरस्टूड बात है। और अगर आपने विच लगा दी, इसका मतलब आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये तो आपने बताना है कि क्या बात यहाँ पे हो रही है। आफ्टर 9/11 इट हैज स्टार्टेड, देखो, आफ्टर 9/11 इट हैज स्टार्टेड, ये सही सेंटेंस है। इट स्टार्टेड वॉर इन मल्टीपल कंट्रीज, नहीं बेटा, आफ्टर 9/11 इट स्टार्टेड के साथ होगा वॉर, वॉर्स इन मल्टीपल। और it किसकी बात यूज कर रहे हैं? इट यूज कर रहे हैं आप अमेरिका के लिए, तो वो इट नहीं यूज करते, वहां पे ही का वर्ड यूज होता है उनके लिए। वो अपने आप को समझते हैं हम कोई चीजें। irrespective world has made a lot hue and cry। अब देखो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है irrespective world, यहाँ पे ये wrong यूज हुआ है respect। irrespective world has made a lot of आएगा, lot of hue and cry। America justified its wrongdoings in the name of security। It shows the supremacy of America that it has a legitimate right to, ये ठीक लिखा हुआ है, legitimate right। Condition what has made a lot of it. America justified in wrongdoing in the name of security. It shows the supremacy of America that it has a legitimate right to wage a war in any country which it deems a threat, which, अच्छा अब देखें, विच इट की जरूरत नहीं है, विच डीम्स अ थ्रेट टू इट्स सिक्योरिटी, ये हो सकता है, यहाँ विच की जरूरत नहीं है। आपने फिर देखा एनी कंट्री विच, जो भी कंट्री, कंट्री मुल्क का नाम है, तो इसके बाद आपने विच यूज कर दिया। विच डीम्स, इट के साथ जरूरी नहीं है, विच डीम्स अ थ्रेट टू देयर सिक्योरिटी, इट्स सिक्योरिटी वगैरह जो इसका मीनिंग यूज कर सकते हैं। चले, नॉट बैड, वेरी गुड इन द बिगिनिंग। आप स्टार्ट के अंदर आप लिख रहे हैं तो देखें कितना अच्छा आपने चीजों को मैनेज कर दिया है। नो वरी, आप प्रैक्टिस करेंगे विद द पैसिव टाइम तो और आपकी जो है ना वो चीजें बेहतर होती जाएंगी। ठीक हो गया जी बच्चों। अब मेरा ख्याल है कि हम इसको अल्लाह भला करे, ये जो हमने जो विच वगैरह की चीजें सीखी हैं हमने, दैट इज मोर देन इनफ फॉर टुडे। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मजीद चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। अब कोई क्वेश्चन बड़ा जी पूछें इसके ऊपर, अगर आपको है तो।